सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल सक्सेस फर्स्ट के अंदर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान और इसके अंतर्गत हमारा पहला पार्ट चल रहा था और इसके अंदर हम आज आगे के कुछ टॉपिक्स लेंगे, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य और उसके बाद हम पढ़ेंगे पुष्यभूति या वर्धन वंश। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी यहाँ से कोई वीडियो डाला जाएगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी। विद्यार्थियों, तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गुप्त साम्राज्य की, किसकी बात करते हैं विद्यार्थियों? गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं। बात करें हम गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश का जो काल है वो रहा था 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक क्या रहा था? गुप्त वंश का समय रहा था। कुछ प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इस गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? 275 ईस्वी में हुई थी और 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। श्री गुप्त पहला राजा था। तो श्री गुप्त के बाद गुप्त वंश का दूसरा राजा कौन बना? घटोत्कच बना, जिसको कैसी उपाधि मिली हुई थी? महाराज की उपाधि मिली हुई थी। यानी कि घटोत्कच को लोग क्या कहते थे? महाराज कहते थे। इसके बाद घटोत्कच के बाद घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका समय काल है 320 से लेकर 335 ईस्वी तक। तो घटोत्कच के बाद घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम क्या बन गया? राजा बन गया। घटोत्कच का पुत्र था। समय काल इसका क्या था? तो गुप्त वंश में इसका समय काल रहता है 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। यानी कि यहाँ पर उन्होंने 15 साल तक क्या किया? शासन किया। 15 सालों तक राज किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज। कौन सी उपाधि? पिता ने महाराज, पुत्र ने महाराजाधिराज, यानी कि उससे भी ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त की, जिसने सबसे लंबे समय तक गुप्त वंश पर शासन किया। 335 से 380 335 से 380 ईस्वी तक समुद्रगुप्त ने शासन किया। गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक, सबसे प्रभावशाली राजा भी कौन था? समुद्रगुप्त ही था। समुद्रगुप्त को साम्राज्यवादी राजा कहा जाता है। साम्राज्यवादी राजा। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था, उसके दरबार में जो एक कवि था उसका नाम हरिसेन। क्या था? हरिसेन। समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी के बीच इनका समय रहा था। साम्राज्यवादी राजा था। उसका दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। समुद्रगुप्त ने जो सफलताएं हासिल की थी, सैनिक सफलताएं जो युद्ध के अंदर उन्होंने हासिल की थी, उनका विवरण कहाँ मिलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। और इस इलाहाबाद प्रशस्ति के निर्माता कौन थे? हरिसेन थे। तो दरबारी कवि हरिसेन ने इनकी सैनिक सफलताओं का विवरण किस प्रशस्ति में किया? इलाहाबाद प्रशस्ति में किया। इस प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने कभी भी युद्ध नहीं हारा। वो हमेशा युद्ध में विजेता होता था। उसने कभी भी युद्ध नहीं हारा, युद्ध हारा ही नहीं। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। समुद्रगुप्त ने जो उपाधि धारण की कविराज, गुप्तकालीन एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाते हुए दर्शाई गई है। वीणा बजाती हुई। किसकी आकृति? समुद्रगुप्त की। यहाँ पे समुद्रगुप्त था और यहाँ पे वीणा बजाती हुई उसकी क्या थी? उसका चित्र था, उसकी आकृति थी। किस पर थी? एक सिक्के पर। तो समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? कविराज की उपाधि धारण की और एक सिक्के पर उसकी आकृति क्या बजाते हुए? वीणा बजाते हुए मिलती हैं। आगे चलते हैं।
समुद्रगुप्त के बाद शासन किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। समय काल क्या था? 380 से 412 ईस्वी था। सबसे पहली बात, यह समुद्रगुप्त का पुत्र था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का पुत्र था। इसके अलावा बात करते हैं, इनके अन्य नाम मिलते हैं देवराज के नाम से, देवगुप्त के नाम से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। ये बढ़ाया कैसे? तो साम्राज्य को उन्होंने कैसे बढ़ाया? तो विवाह संबंधों से वो विजय प्राप्त करके, विवाह संबंधों से और विजय प्राप्त करके उन्होंने क्या किया? अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो अधिकार क्षेत्र था वो कहां से कहां तक था? मालवा से गुजरात तक उनका क्या था? अधिकार क्षेत्र था, जिसको हम आगे मैप के माध्यम से समझेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि शक विजय के बाद धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद दो राजा हुए, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। कौन विद्यार्थियों? कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त काफी महत्वपूर्ण थे, इनको देख लीजिए। कुमारगुप्त का शासन समय क्या था? इनका शासन समय था 414 से लेकर 455 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त का शासनकाल था 455 से 467 ईस्वी तक। कुमारगुप्त की बात करते हैं तो कुमारगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। पिताजी पुत्र, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कौन था? कुमारगुप्त था। ये यहां पे रहा, ये पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय का। कुमारगुप्त एक महत्वपूर्ण राजा थे, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय के ये संस्थापक हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन? कुमारगुप्त। स्कंदगुप्त, मौर्यों के द्वारा एक झील बनाई गई थी, मौर्यों के द्वारा झील, जिसका नाम सुदर्शन झील। इस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराने वाले कौन थे? स्कंदगुप्त थे। स्कंदगुप्त ने हुणों से युद्ध किए, इनका हुणों से ज्यादा टकराव रहा और विजय भी हासिल की। आखिरी राजा, गुप्त वंश का अंतिम राजा विष्णुगुप्त था। कौन था विद्यार्थियों? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम राजा, नाम क्या? विष्णुगुप्त। समय काल 540 से 550 ईस्वी तक, यानी कि इस विष्णुगुप्त ने कितने वर्षों तक शासन चलाया था? 10 वर्षों तक शासन चलाया था। यहां मैं आपके लिए मैप भी लेके आया हूं, जिससे मैं आपको समझाऊंगा कि गुप्त साम्राज्य कहां कहां तक फैला हुआ था। ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया मगध और पाटलिपुत्र वाला है। मगध व पाटलिपुत्र वाले हिस्से, इस भाग पर किसका शासन था? गुप्त वंश का था। कौन से राजा ने यहां पर शासन किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम का अधिकार क्षेत्र क्या था? मगध व पाटलिपुत्र। आगे बात करते हैं हम, मालवा, कलिंग, पल्लव और गुजरात। ये वाला विद्यार्थियों जो हिस्सा है, इसको आप देख ले एक बार। ये वाला विद्यार्थियों जो मैंने हिस्सा बनाया बीच वाला, इस पर भी किसका शासन था? गुप्त वंश का। किस राजा ने यहां पे शासन किया था? तो उस राजा का नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। कहां कहां किया? मालवा, कलिंग और पल्लव। इसके अतिरिक्त हम आगे बात करते हैं गुजरात की और इस कुछ मालवा के भाग की। गुजरात की व कुछ मालवा के भाग की बात करते हैं तो यहां पर जिस गुप्त के राजा ने शासन किया था वो था चंद्रगुप्त
द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकार क्षेत्र कहां कहां तक था? गुजरात और कुछ मालवा वाले भाग पर किसका अधिकार था? चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकार था। चलिए हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। प्रश्न आ सकता है, बड़ा प्रश्न। आपकी परीक्षाएं नजदीक हैं, लगभग 6-7 दिन आपके बचे हैं, एग्जाम नजदीक हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर अच्छे से देख लें। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? बड़ा प्रश्न कि गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों को लिखिए, और वहां पे आपको ये उत्तर लिखना होता है। गुप्त काल के समय, किसके समय? गुप्त काल चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहयान कहां आया था? भारत आया था। तो चीनी यात्री फाहयान ने भारत की यात्रा की थी। कब की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की थी। ये पहली सांस्कृतिक उपलब्धि हो जाती है गुप्त वंश की। दूसरी बात, गुप्त वंश के राजकाज की जो भाषा थी विद्यार्थियों, वो क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त काल के अंदर अपराध बहुत कम थे। अपराध की प्रवृत्ति गुप्त वंश के समय में बहुत कम थी। कई वंश विद्यार्थियों थे, कई वंश इतिहास के अंदर हुए जो काफी कुर्र थे। क्यों? क्योंकि वो जनता पर अत्यधिक कर थोपते थे। लेकिन गुप्त वंश में ऐसी समस्या नहीं थी। यहां पर कर जैसी समस्या नहीं थी, बहुत कम थी। गुप्त वंश के दौरान बहुत महान लोग भी हुए। कौन कौन से? कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, अमर सिंह, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त। ये महान विभूतियां, महान लोग किस वंश के दौरान? गुप्त वंश के दौरान हुए। बात करें विद्यार्थियों कालिदास की, किसकी? कालिदास की। तो कालिदास ने कुछ नाटक रचे थे, कुछ महाकाव्य रचे थे, जिसके अंदर उनका एक नाटक काफी प्रसिद्ध रहा, अभिज्ञान शाकुंतलम उनका एक नाटक है जो काफी प्रसिद्ध रहा। रघुवंशम ये एक महाकाव्य है, किसका? कालिदास का। तो कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, उनका महाकाव्य रघुवंशम, इनकी रचना किस समय की गई थी? तो गुप्त काल के अंदर इसकी रचना की गई थी। जो यहाँ पे मैंने बताया था शूद्रक, इसने भी एक नाटक का लेखन किया। नाटक का नाम है मृषकटिकम। ये एक नाटक जिसका लेखक कौन था? शूद्रक था। मुद्रा राक्षस ये भी एक नाटक था जिसको लिखने वाले कौन थे? विशाखदत्त। कौन थे विद्यार्थियों? विशाखदत्त थे। इन्होंने भी इनको कब लिखा था? गुप्त काल के समय। गणित व ज्योतिर्विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने। किसने? आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने, ब्रह्मगुप्त ने गुप्त काल के अंदर गणित व ज्योतिर्विज्ञान के विकास में क्या निभाई? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल के अंदर, गुप्त काल के अंदर दशमलव प्रणाली का क्या हुआ? विकास हुआ। गुप्त कालीन अवशेषों के कहीं कहीं प्रमाण भी मिलते हैं। कहाँ कहाँ? झांसी व कानपुर से, अजंता की गुफाओं से, लोह स्तंभ से, नालंदा से व सुल्तानगंज स्थित बुद्ध प्रतिमा से। तो इस प्रकार से ये किसका महत्व रहता है, किसकी उपलब्धियां रहती हैं? गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां रहती हैं। नेक्स्ट विद्यार्थियों हम बात करेंगे वर्धन वंश की या पुष्यभूति वंश की। बात करें हम पुष्यभूति वंश की तो इसके संस्थापक पुष्यभूति थे। इस वंश के अंदर 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। इनका आपस में विद्यार्थियों का संबंध था। क्या था?
प्रभाकर वर्धन ये पिता थे, क्या थे? पिता थे। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन ये दोनों इसके क्या थे? पुत्र थे। राज्यवर्धन भी इस प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, ये बड़ा बेटा था, हर्षवर्धन छोटा बेटा था। प्रभाकर वर्धन का पुत्र राज्यवर्धन का वध किसने किया था? अब यहां पे ध्यान देना, यहां पर जो ये राज्यवर्धन था बड़ा पुत्र था किसका? प्रभाकर वर्धन का। इस राज्यवर्धन को मार दिया, इसका वध कर दिया किसने? बंगाल के गौड़ शासक ने, जिसका नाम था शशांक। क्या था? शशांक ने राज्यवर्धन का क्या कर दिया? वध कर दिया। राज्यवर्धन का वध कर दिया। शशांक कौन थे? बंगाल के गौड़ शासक थे। वध कब किया? 606 ईस्वी में किया। इसके साथ ही राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की एक बहन थी। वो बहन इस शशांक के डर से भाग चुकी थी और वो मिल नहीं रही थी। उसको खोजने में राज्यवर्धन सफल नहीं हो पाया। लेकिन राज्यवर्धन के बाद जो ही हर्षवर्धन राजा बना, ये काफी प्रतापी शासक था, उसने अपनी बहन को ढूंढ निकाला था। राज्यवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन इस वंश का सबसे प्रतापी राजा, सर्वाधिक कीर्ति इन्होंने हासिल करी, सर्वाधिक कीर्ति हासिल की और एक उपाधि भी हासिल की। कौन सी? महाराजा धीराज। हर्षवर्धन शिव व सूर्य का क्या था? उपासक था। लेकिन बाद में इनका झुकाव किस ओर हो चुका था? बाद में इनका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर हो चुका था। नेक्स्ट हम एक मैप के माध्यम से समझते हैं कि हर्षवर्धन का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो यहाँ पर आपको भारत का मैप दिख रहा होगा और इसके अंदर मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ तक हर्षवर्धन का साम्राज्य था। हर्षवर्धन का साम्राज्य या हर्षवर्धन का अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ तक था? कन्नौज, पाटलिपुत्र, कर्ण सुवर्णा और वल्लभी, यहाँ तक इनका अधिकार क्षेत्र था। यहाँ पर देख लीजिए, ये विद्यार्थियों जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये अधिकार क्षेत्र किसका था? तो ये अधिकार क्षेत्र विद्यार्थियों था हर्षवर्धन का। ये साम्राज्य किसका था? ये साम्राज्य था, तो ये साम्राज्य किसका था? ये साम्राज्य हर्षवर्धन का था। दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में तो हम इतना ही लेंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी तो हम उसमें एक नया वीडियो और आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करें और अपने चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि यहाँ से आपको बहुत सारा फ़ायदा, बहुत सारा बेनिफिट मिलता रहे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।